नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव और आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे ईवीएस एनवायरनमेंट के 30 आईएमपी क्वेश्चन। इस वीडियो के अंतर्गत जो कि सीएम राइज एंट्रेंस परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, प्राथमिक शिक्षक व प्राइमरी लेवल के सभी शिक्षकों के लिए। साथ में दोस्तों, आपके कमेंट्स अधिक आ रहे थे ईवीएस और इंग्लिश से रिलेटेड, तो कल इसका वीडियो आ रहा है, इंग्लिश का पार्ट 2 वीडियो। और आप किस टॉपिक पर और वीडियो चाहते हैं, किस विषय से, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और चलिए साथियों, अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए साथियों, अब शुरू करते हैं इसमें पर्यावरण के क्वेश्चनों को। जैसा कि इसमें दिया गया है, पहला क्वेश्चन है जैसा पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा एवं महत्व से रिलेटेड है, तो ये पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय का अध्ययन किया जाना चाहिए? भूगोल का, स्वास्थ्य, पोषण, जीव विज्ञान, ये सभी। तो ये सभी इनका ही अध्ययन किया जाना चाहिए पर्यावरण के अध्ययन अंतर्गत। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जलमंडल का अध्ययन किया जाता है, तो यही सही नहीं है, क्योंकि मुख्य रूप से जलमंडल के अलावा भी बहुत सारे स्थलमंडल के जीव जंतुओं से रिलेटेड भी है। तो और बाकी ऑप्शन आप खुद इसमें अच्छे नहीं लग रहे होंगे, इस दृष्टि से इसका जो राइट आंसर है ए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है? विषय वस्तु का चयन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए, भिन्न भिन्न विषयों का एकीकरण होना चाहिए, पाठ्यक्रम एवं छात्रों के सामाजिक, भावनात्मक तथा आध्यात्मिक पक्षों के विकास पर बल दिया जाना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को, पर्यावरण अध्ययन का बालक के भविष्य से क्या संबंध है? पर्यावरण अध्ययन का बालक के भविष्य से क्या संबंध है? बालक भविष्य में एक व्यक्ति के रूप में अपने पर्यावरण का ही जीवन यापन करेगा। पर्यावरण के ज्ञान के बाद बालक भविष्य में उसका दोहन अच्छी तरह से कर पाएगा। बालक भविष्य में इसी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करेगा। बालक के भविष्य से पर्यावरण का कोई संबंध नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है, ये तीनों लास्ट के सही नहीं है। बालक भविष्य में एक व्यक्ति के रूप में अपने पर्यावरण ही जीवन यापन करेगा, तो इसका राइट आंसर है फोर्थ क्वेश्चन का ए। नेक्स्ट है, किस आयु वर्ग का बालक पर्यावरण में होने वाली घटनाओं से जिज्ञासा तो अधिक रखता है, लेकिन उसकी अवधारणा को समझने में असमर्थ होता है? तो ये किस आयु एज में? तो 5 से 7, 1 से 2, 8 से 14 और इनमें से कोई नहीं। तो ये 5 से 7 वर्ष का जो बालक होता है उसका सही है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन, तीसरी कक्षा में बच्चों को पर्यावरण की स्वच्छता से संबंधित शिक्षा प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? स्वच्छता पर एक व्याख्यान देना, स्वच्छता के लाभ की शिक्षा देने वाली एक कहानी सुनाना, बच्चों के शरीर एवं उनके परिप्रेक्ष्य को स्वच्छ रखते हुए उनके स्वच्छता संबंधी आदतों का विकास करने संबंधी विभिन्न गतिविधियां, या स्वच्छता पर व्याख्यान देने के बाद उनके लाभ की शिक्षा देने वाली एक कहानी सुनाना। तो इसका सही आंसर है साथियों सी, बच्चों के शारीरिक एवं उनके परिवेश को स्वच्छता। तो ये इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पर्यावरण मनुष्य के जीवन एवं उनकी क्रियाओं पर प्रभाव डालता है। पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर में ही पढ़ाया जाना चाहिए। ये भी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये भी दोनों राइट है। इसका राइट आंसर 7th का सी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जैवमंडल का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण से संबंधित अच्छी आदतों के विकास बाल्यावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। पर्यावरण समस्याओं की जटिलताओं, समस्याओं के समाधान में आवश्यक है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो आंसर है उपरोक्त सभी, ये सभी पर्यावरण से रिलेटेड मुख्य घटक हैं। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति किसका समर्थन नहीं करती है? बच्चे कम गलतियां करें, बच्चों को इसे करके सीखने का अवसर मिलता है। बच्चे बहुत से प्रश्न पूछते हैं, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। तो इसका सही आंसर है ये, बच्चे कम गलतियां करें। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक अशांत प्रकृति एवं सामाजिक वातावरण अक्सर तनाव का कारण होता है। भौतिक संबंधों में, मानवीय संबंधों में, आर्थिक संबंधों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है साथियों मानवीय संबंधों में, यानी इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की, समेकित एकीकृत पर्यावरण के अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का
अध्ययन का एक उप विषय माना जाता है, एक उप विषय माना जाता है। भूगोल, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, ये सभी, तो ये सभी ही माने जाते हैं। इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन, समेकित पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह समायव एवं समन्वय के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। इसका मानना है कि ज्ञान हमेशा एकाकी के रूप में एकत्र रहता है। तो इसके ऑप्शन दिए ABCD में से, तो इसका सही जवाब जो है साथियों वह है सी, 1 और 2। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की 10+2+3 का पैटर्न देश में कब लागू हुआ था? 10+2+13 का ये कब से लागू हुआ था ये पैटर्न? तो ये 1975 से प्रारंभ हुआ था। 10+2 यानी इंटर और +3 यानी उसके बाद ग्रेजुएशन। प्राथमिक स्तर पर विद्यालय व सामाजिक विज्ञान को एक ही विषय के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। यह है कि विज्ञान शिक्षण का अध्यापक केंद्रित अध्ययन है, अनुशासनिक अध्ययन है, एकीकृत अध्ययन या सामान्य अध्ययन है। तो इसका सही जवाब है साथियों सी, एकीकृत अध्ययन कहलाता है ये। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एकीकृत पर्यावरण अध्ययन के विषय में कौन सा कथन सही है? एकीकृत पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत कौन सा विषय सही है? इनके अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर सभी विषयों के सम्मिलित स्वरूप के शिक्षण पर ही बल दिया जाता है। नेक्स्ट, एकीकृत अध्ययन व्यावहारिक ज्ञान पर ही बल देता है। यह अध्ययन छात्रों के साथ शिक्षकों के लिए भी उपयोगी होता है। तो ये इसके तीनों सही लग रहे हैं, यानी इसका राइट आंसर हो सकता है डी। नेक्स्ट अगला साथियों, अब आगे अगला क्वेश्चन दिया है मैचिंग वाला, तो इसे देखते हैं। जैसे कि कोठारी आयोग, बेसिक आयोग, पर्यावरणीय आयोग की जो गठित हुए थे वो कब कब हुए थे, तो इनका वर्ष दिया है। और इसमें जैसे कि कोठारी आयोग जो स्थापित हुआ था वो कब हुआ था, तो ये 1937 में हुआ था। 1964 में कोठारी आयोग हुआ था। वहीं बेसिक शिक्षा के जो प्रमुख थी वो 1937 में महात्मा गांधी ने इसकी, और पर्यावरणीय जो शिक्षा थी वो उसके आधारभूत 1930 में रखी गई थी। इस आधार से इसका आंसर डी होना चाहिए। तो इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है साथियों डी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को, एकीकृत अध्ययन के अंतर्गत पाठ्यक्रम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए? तो किस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है इसका डी है, और ये डी में ये सभी है, एकीकृत शिक्षा। पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में शामिल करना क्यों आवश्यक है? ये किस लिए आवश्यक है? इसलिए तो बालकों में पर्यावरण अवधारणा को समझने के लिए, बालकों में पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों के लिए, पर्यावरण शिक्षा से प्राथमिक स्तर सही हो जाए, और नेक्स्ट बच्चों को अच्छा आदतें डाल करके पर्यावरण संरक्षण प्रति सजग बनाए रखने के लिए प्राथमिक स्तर पर ही पर्यावरण की शिक्षा प्रारंभ होनी चाहिए। तो इसीलिए है, इसका राइट आंसर है डी, प्राथमिक शिक्षा से प्रारंभ होने का मुख्य उद्देश्य। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसके जो कथन दिए हैं कूट ऊपर दिए गए हैं। पर्यावरण उन्मुखी योजना 1988, और नेक्स्ट, राष्ट्रीय हरित कोर का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले को ई क्लबों की स्थापना करना। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें से जो ए और बी दोनों सही जो है, यानी दोनों ही ऑप्शन राइट हैं, इसके दोनों कूट राइट है। इसका आंसर सी। नेक्स्ट है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? प्राथमिक कक्षाओं से पर्यावरण अध्ययन कर पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? तो नहीं है। तो विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों एवं सिद्धांतों को रटकर याद करा लेना चाहिए। तो यही सही नहीं है, पहला ही ऑप्शन, और बाकी सही है। तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का एक अवधारणा नहीं है? तो इसमें इसका जो राइट आंसर है साथियों सी। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को पाठ्यक्रम में शामिल करने के फलस्वरूप ही बालक भविष्य में पर्यावरण विशेषज्ञ बनकर के इस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। तो ये सही नहीं है, बाकी सभी है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर की अच्छी EVS पाठ्य चर्चा
पाठचर्या में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो इसके ऑप्शन दिए, पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न शामिल करना चाहिए, अपने आसपास की खोजने के अवसर प्रदान करना चाहिए, संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या कर अधिक एकाग्रता, पाठों की यथार्थता की परिभाषा पर अधिक बल देना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब है साथियों बी, अपने आसपास के खोज के अवसर प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन का महत्व, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है और ये 7 क्वेश्चन हम इससे रिलेटेड देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? पेडागोजिकल ये क्वेश्चन है, सभी पर्यावरण से रिलेटेड। तो साथियों ये अधिक महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए आगामी सीएम एंट्रेंस परीक्षा के लिए। तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना चाहिए, अगले स्तर पर अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना चाहिए, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना चाहिए, स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना चाहिए। तो इसमें कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने की सहायता करना चाहिए, ये राइट इसका आंसर है और सी वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ पुस्तकों में कविताओं और कहानियाँ सम्मिलित करने का कारण है क्या? क्या कारण है? तो विद्यार्थियों में साहित्य रुचि विकसित करना चाहिए, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद करना चाहिए और मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना चाहिए, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के नित्याचर्या और एक रास्ता में परिवर्तन करना चाहिए। तो इसका सही जवाब साथियों बी, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद करना चाहिए। ईवीएस संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है क्या? तो इसका सही जवाब है एनवायरमेंट सोर्सेज, सी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो स्कूली शिक्षण में पर्यावरण अध्ययन की स्थिति क्या है? गांधी जी द्वारा बेसिक शिक्षा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो जो कि अभी हमने इसका मैचिंग के अंतर्गत भी इस क्वेश्चन को देखा था। तो गांधी जी ने जो बेसिक शिक्षा आंदोलन प्रारंभ किया था वो 1937 में प्रारंभ किया था। तो इसका राइट आंसर है सी, 1937। अगला दिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश में कब लागू की गई थी? तो साथियों राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू की गई थी वो कब की गई थी? 1986 में की गई थी और इससे पहले 1952 में इससे एक पहली शिक्षा नीति थी, ये दूसरी शिक्षा नीति थी। अब अगली जो शिक्षा नीति जो प्रारंभ हो रही है वो 2020 होना थी, लेकिन कोरोना के कारण से ये प्रारंभ नहीं हो पाई है। तो आगे चल के ये 2021-22 में प्रारंभ हो जाएगी नई शिक्षा नीति 2020। अगला दिया है वर्ष 1964 में गठित राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को किस नाम से जाना जाता था? 1964 में गठित राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही जवाब है साथियों कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा कथन सही है? पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए प्रत्येक स्तर पर प्रशिक्षित शक्ति की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट दिया वर्तमान समय में यह अनिवार्य हो गया है कि पर्यावरण को पोषण एवं संरक्षण दिया जाए, ये भी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 29 का जो सही जवाब है साथियों सी, ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो 1977 में ईश्वर भाई पटेल की अध्यक्षता में एक रिव्यू गठित की गई, तो ये सही नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई, तो ये सही है और ये भी दोनों ऑप्शन सही है। NCAF वर्ष 1998 में आई, तो NCAF 1998 में आई थी और चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका सही जवाब है साथियों NCAF वर्ष 1998 में आई थी। साथियों मुझे इसका सी भी लग रहा है और चलिए देखते हैं बी क्वेश्चन और डी भी, आपके हिसाब से इसका क्या सही है?
इसे आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट अगला 31 लास्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां पर्यावरणीय शिक्षा के कार्यक्रमों के लिए सहयोग देती हैं? यूनेस्को, यूनिसेफ, विश्व बैंक और यूनेप। तो कौन कौन सी एजेंसियां इसमें साथ देती हैं? तो ये सभी देती हैं, यूनेस्को भी देती है, यूनिसेफ भी, विश्व बैंक, यूनेप, ये यूनाइटेड नेशन पर्यावरण से रिलेटेड रहती हैं। तो साथियों अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलते हैं। इसी प्रकार से पर्यावरण का अगला पार्ट हम लेकर के, ये पार्ट 6 है और उसके बाद अगला पार्ट लेकर के आएंगे। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत।